आज के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो देश चलाने में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि इमेज बनाने में। सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है कि आप काम क्या कर रहे हो, किस प्रकार का आपका व्यक्तित्व है, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आ जाती हैं। क्या कभी ट्रोलिंग या कंट्रोवर्शियल मूवमेंट आपके साथ रहा है ड्यूरिंग डिबेट? मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ना मैं किसी का अपमान करूँगी और ना मैं अपमान सहूँगी। योगी जी का भी बहुत अच्छा काम रहा है, क्या उनकी वजह से क्राइम रिड्यूस हुआ है यूपी में? आज हम नोएडा में बैठे हुए हैं, अट्टा मार्केट में शाम होते ही बोनेट पे बियर की बोतलें खुल जाती थी, लड़कियां अपने घर से नहीं निकल पाती थी, उगाही होती थी। आपकी इंडस्ट्रीज चल रही हैं तो उगाहियां होती थी। और आज देख लीजिए तो बदलाव आया है। आज उत्तर प्रदेश अगर मैं कहूँगी कि उन्नति की राह पर चल रहा है और यहाँ पर उद्योग आ रहे हैं, ताले फिर से खुल रहे हैं, वो इसीलिए ना क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बेहतर हो रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प ये डोमिनेट करते हैं हमारे इंडिया के लीडर्स को। जब ट्रम्प साहब ने कहा कि मेरी वजह से पाकिस्तान और भारत के बीच का युद्ध खत्म हुआ, तो उसका उत्तर हमारे नरेंद्र मोदी जी ने दे दिया। ऑपरेशन सिंदूर का आज तक चल रहा है भाई, कौन सा मीडिएशन। तो इसमें परवरिश किसकी खराब है, कि गर्ल्स की कि वो कपड़े ध्यान से पहने, या बॉयज की जिसको सही परवरिश नहीं मिल रही? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि परवरिश, परिवार में लड़कों को सिखाना चाहिए कि महिलाओं का, बच्चियों का, बेटियों का सम्मान कैसे करो। अगर कपड़ों का दोष होता तो 7-8 साल की बच्ची, 7-8 महीने की बच्ची, 70-80 वर्ष की वृद्धा, उनके साथ गलत कार्य क्यों हो जाता है, उनके साथ बलात्कार क्यों हो जाता है। आज हमारे साथ हैं बीजेपी की स्पोक्स पर्सन, जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वॉइस एंड ओपिनियन रहता है जिनका, और उनका वेलकम करते हैं अनिला मैम का। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ आप हमारे साथ हैं। मैम, आपकी पॉलिटिकल जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? मेरी सभी को राम राम। और अगर आप पूछते हैं कि एक्टिव पॉलिटिक्स में मैं कब से आई, तो मैं ये कहूँगी कि जो 2014 के जो लोकसभा इलेक्शंस थे उससे पहले ही मेरी एंट्री जो हुई है। और जैसा कि ज़्यादातर लोग जानते हैं, मेरे पति जो हैं वो प्रशासनिक अधिकारी हैं, यूपी कैडर से हैं। तो राजनीति में आने का अर्थ ये था, वो भी भारतीय जनता पार्टी से एक्टिव, और बिकॉज विचारधारा तो हमारी जुड़ी ही हुई थी, शुरू से ही जुड़ी हुई थी भारतीय जनता पार्टी से, संघ से। पर एक्टिव पॉलिटिक्स में आने का अर्थ ये था कि समाजवादी पार्टी की सरकार है और पतिदेव के लिए प्रताड़ना। परंतु जब बीजेपी के सीनियर लीडर्स ने कहा कि नहीं, आपको आना चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए, और हमें महिलाओं की आवश्यकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो महिलाओं को बहुत प्रोत्साहित करता है कि आप आइए, आगे आइए, राजनीति में आइए। तो मैंने अपने पति से कहा, मैंने कहा ठीक है, मैं तो आ जाऊंगी, फिर आप सोचिएगा। और वाकई में उनको काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी समाजवादी पार्टी सरकार से, परंतु उन्होंने कहा कि मैं सरकारी नौकरी में हूँ, मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा ये जूनियर पोस्ट पे रख देंगे, मेरे ट्रांसफ़र्स करते रहेंगे, परंतु मुझे नौकरी से बाहर नहीं खड़ा कर सकते। पर मैम, कैसी परेशानी? वो वुमेन्स को प्रमोट करते हैं या मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है ये? मतलब नहीं, समाजवादी पार्टी, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी में आ गई और सरकार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की थी। जब उनको लगा कि उनका एक अधिकारी जिसकी पत्नी जो है भारतीय जनता ऑपोजिट पार्टी में चली गई बिल्कुल है। विपक्ष के रूप में उनको लगा कि ये भारतीय जनता पार्टी से राजनीति करेंगी, तो गुस्सा कहाँ निकलेगा, गुस्सा मेरे पति के ऊपर निकला उनका। तो पर उसमें मैं आई और मेरे पति ने मेरा पूरा साथ दिया इस चीज़ में। लेकिन आपके मैंने सारे लाइव शोज़ चैनल्स में, जितने भी न्यूज़ चैनल्स में आपका मैंने चेक किया, आपकी जो ओपिनियन है, आपकी वॉइस है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपको नहीं फ़र्क पड़ता कि अगेंस्ट कितने लोग खड़े हैं, क्या वो बोल रहे हैं, लेकिन आपको लगता है अगर आप सही हो तो आप स्टैंड लेते हो। तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, मतलब बीइंग अ फीमेल एंड टेकिंग अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ, वो बहुत बाकी फीमेल्स को इंस्पायर करता है। मैम, यह आप बात बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और ये जो मेरा रुख है ये कभी बदला नहीं। और मैं प्रशंसा करना चाहूँगी भारतीय जनता पार्टी की भी। अगर मुझे कभी ये लगा कि नहीं, मुझे एक न्यूट्रल वॉइस रखनी है, या मुझे ये लगा कि नहीं, कहीं मुझे बहुत ज़्यादा एडवोकेसी नहीं करनी है, और मैंने अपना स्टैंड रखा, तो हमेशा पार्टी ने मेरे को
सपोर्ट किया है, क्योंकि मैं हमेशा सत्य के साथ खड़ी रहती हूँ और यही मेरी पार्टी भी मुझे सिखाती है, भारतीय जनता पार्टी, कि सत्य के साथ खड़े रहो। कोई बात नहीं, अगर कुछ गलती भी होती है तो गलती को सुधार कर आगे बढ़ो, ये मेरी पार्टी मुझे सिखाती है। तो उसी के साथ मैं खड़ी रहती हूँ, इसीलिए मेरी आवाज़ बुलंद रहती है, क्योंकि जो बैकिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैम, ऐसा आपका जो कॉन्फिडेंस और जो एटीट्यूड, ये जो पॉजिटिव तरीके से है, जो लोगों को इंस्पायर करता है, क्या आप बचपन से ऐसे हो, या कोई ऐसा मोमेंट है जब आप चेंज हुए और आपने सोचा कि ये मेरा न्यू वर्जन है और मैंने बाउंस बैक किया है? कोई लो मोमेंट से आपने सीख के आगे बढ़े, मतलब? नहीं, मैं शुरू से ही आउटगोइंग थी और स्पोर्ट्स में थी, अच्छी खिलाड़ी थी, डिबेटर अच्छी थी। तो जो एक ऑलराउंडर स्टूडेंट जो होते हैं उस प्रकार की थी। मुझे स्टेज पे नाटक करना भी बहुत पसंद आता था, वो भी करती थी। मेरी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी, मैंने 12th पास किया था और मेरी शादी हो गई थी। पर मेरे पति ने प्रॉमिस किया था मेरे माता पिता को कि आप चिंता मत करिए, मैं आपकी बेटी को पूरी पढ़ाई करवाऊंगा, और उन्होंने अपना प्रॉमिस रखा भी। शादी के बाद मैंने पूरी अपनी पढ़ाई करी और शादी के बाद भी मैं कहूँगी कि मैं भाग्यशाली हूँ। मुझे मेरे पति का हमेशा साथ मिला, जो काम मैंने करना चाहा उन्होंने हमेशा उसमें, मेरी एक, जैसे मैं अर्धांगिनी हूँ तो वो पूरा अधिकार उन्होंने मुझे दिया, और जो इच्छा हुई उन्होंने मुझे उसमें मेरा साथ देकर मुझे आगे ही बढ़ाया हमेशा। तो जो वुमेन है, जो जिनकी शादी हो जाती है, अगर उनको उनके हस्बैंड का सपोर्ट मिलता है तो वो लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, मतलब उनको कुछ फिर स्टॉप नहीं कर सकता। बिल्कुल। लेकिन आज के टाइम पे मैम, जो गर्ल्स जो वुमेन्स हैं, वो लोग सोचते हैं कि हमें किसी की ओपिनियन नहीं चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि लाइफ पार्टनर सपोर्टिव है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो शादी का ट्रेंड है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा अभी। उनको लगे, अब जो लोगों को लग रहा है कि अब ओपिनियन मैटर ही नहीं करती किसी की। पहले जैसा लगता है ना कि वो मुझे अलाउ कर रहे हैं, वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अब के टाइम पे उनको चाहिए ही नहीं मैम किसी की ओपिनियन। तो इसमें आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, मैं यहाँ पे बताऊँगी कि आज की बात जो आप कर रहे हैं वो, उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि भारतीय संस्कृति को कहीं ना कहीं दबा दिया गया। हमारे यहाँ पे पति या पत्नी, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता। जब पत्नी को अर्धांगिनी बोला जाता है, यानी आपके शरीर का आधा हिस्सा, आधा पति है तो आधा पत्नी है। अगर शरीर का आधा हिस्सा, चाहे वो पति के रूप में हो चाहे वो पत्नी के रूप में हो, अगर वो बैलेंस नहीं है, अगर वो ठीक नहीं है, तो आपको लगता है वो शरीर जो है वो स्वस्थ होगा? नहीं होगा। तो इसलिए एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए पति और पत्नी के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। जो 7 फेरे होते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि 7 फेरे जब लिए जाते हैं, जब 3 फेरों में पत्नी आगे चलती है और 4 फेरों में पति, एक एक फेरे पे पंडित जी हमेशा बताते हैं कि उसका अर्थ क्या होता है। अगर 7 फेरों का अर्थ अगर आप समझ लेंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि पति और पत्नी दोनों के बराबर के अधिकार और कर्तव्य हैं। ना पत्नी कम है, ना पति कम है, ज़्यादा है। तो यहाँ पर कमज़ोर या मजबूत की बात नहीं है, एक दूसरे का साथ देना है। और जब हम पत्नी की बात करते हैं, क्योंकि पत्नी जो है एक माँ के रूप में भी होती है, विवाह के बाद पत्नी के रूप में तो है ही, और वो एक भाभी के रूप में भी हो सकती, किसी रूप में भी हो सकती है। तो गृहिणी है तो घर भी देखती है। तो ऐसे में अगर पति का साथ मिल जाता है तो वो और मजबूत हो जाती है, उसमें 100 गुनी ताकत आ जाती है। ईश्वर की बड़ी कृपा है महिलाओं के ऊपर, नारियों के ऊपर। वो एक अजब गजब ताकत के साथ पैदा होती हैं, बस उसको पहचानने की आवश्यकता होती है। जब साथ देने वाला पति मिल जाता है तो फिर वो कहते हैं ना कि ऊंचाइयाँ, कोई भी ऊंचाइयाँ वो पार कर सकती है, छू सकती है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत बात कही मैम आपने। ओके मैम, आपने बताया कि आपकी जो वुमेन इन पॉलिटिक्स, इस पे आपने एक स्टार्ट किया है कि जो वुमेन्स, जिन हम इंस्पायर करेंगे वुमेन्स को पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के लिए, तो क्या एग्जैक्टली है, आप बताइए ऑडियंस को। ये वॉलिटिशियन कैंपेन है। पॉलिटिशियन जी, इसका मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जो हैं वो राजनीति में आए। मोर वुमेन इन पॉलिटिक्स, मोर एंड मोर वुमेन
इन लीडरशिप पोजीशन। ओके। तो लीडरशिप पोजीशन राजनीति में भी हो सकती है, लीडरशिप पोजीशन आपकी कॉरपोरेट में भी हो सकती है, लीडरशिप पोजीशन कहीं पर भी हो सकती है। आप स्कूल कॉलेज कहीं पर भी है, आप हेड कर रहे हो, आप लीड कर रहे हो, यू आर अ लीडर। बट अगर मैं स्पेशली राजनीति की बात करती हूँ तो मोर वुमेन इन पॉलिटिक्स इज पॉलिटिशियन, बिकॉज आज भी हम अगर देखते हैं, अगर हम भारत का ही विषय उठा लेते हैं, आज की तारीख में लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन आप देखिए महिलाओं का मात्र 15%, राज्यसभा में 12%। हाँ, हमसे बेहतर हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान जहाँ 20% रिप्रेजेंटेशन है। हमसे कहीं बेहतर है रवांडा जो 61%, 61% रिप्रेजेंटेशन है। मैक्सिको जहाँ 50% रिप्रेजेंटेशन है। ऐसा देश जहाँ पर पहली प्रधानमंत्री महिला के रूप में रही हैं इंदिरा गांधी जी। हाँ। उन्होंने, या मैं कहूँ उनकी पार्टी ने, कितनी महिलाओं को आगे किया? कोई आंकड़ा वो दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। भारतवर्ष में अभी भी महिलाओं को आगे आने की आवश्यकता है, राजनीति में बहुत आगे बढ़ने की आवश्यकता है। धन्यवाद देना चाहूँगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि विमेन रिजर्वेशन बिल वो लेकर आए, पास करवाया। विपक्ष ने बहुत कुछ कहा, परंतु वो डटे रहे कि नहीं, चाहे वो ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज करने का मामला रहा हो, चाहे विमेन रिजर्वेशन बिल का मामला रहा हो, महिलाओं के विषय को लेके वो बहुत सेंसिटिव हैं। और अब आप देखिएगा कि 29 से आपको लोकसभा में भी और विधानसभा में भी बहुत सारी महिलाएं दिखाई देंगी, क्योंकि अगर भी जाओ तो विधानसभा क्या है, वहाँ पे मुझे महिलाएं तो दिखती ही नहीं। 12%, अगर नेशनल एवरेज निकालें 12% है। तो रिजर्वेशन होगा तो मुझे लगता है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, हर जगह आपको महिलाएं दिखाई देंगी। और ये क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ इसलिए नहीं कह रही, पर मैं बहुत मजबूती से इस बात को मानती हूँ कि महिलाएं जो हैं बहुत बैलेंस्ड और बहुत अच्छा गवर्नेंस देती हैं। बिल्कुल, बिना बायस्ड हुए। आज के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो देश चलाने में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि इमेज बनाने में? देखिए, दोनों चीज़ की आवश्यकता होती। मतलब जैसे आजकल जैसे नए नए पॉलिटिकल लीडर्स आ रहे हैं अपनी अपनी लोकेशंस में, तो सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव हो रहे हैं, तो क्या वो एक्चुअल में देश चलाने पे फोकस हो रहा है उनका, या इमेज बनाने पे हो रहा है? मतलब आपका क्या इसमें ओपिनियन है? मतलब देखिए, सोशल मीडिया मुझे लगता है कि आज की तारीख की ज़रूरत है, क्योंकि हर एक के हाथ में स्मार्टफोन आ गया है, और जब स्मार्टफोन हाथ में है तो अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं सोशल मीडिया के, उसके माध्यम से आप अपने लीडर को, अपने नेता को जान सकते हो। और कुछ हो सकता है वो सीधे मिलना चाहे, इतनी अप्रोचेबल ना हो वो लीडर, परंतु सोशल मीडिया के माध्यम से आप जान रहे हो कि उनकी एक्टिविटी क्या है, वो किस प्रकार के व्यक्तित्व हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इमेज बिल्डिंग जो सोशल मीडिया के माध्यम से है वो भी आवश्यक है, क्योंकि आपकी इमेज क्या है उसी के आधार पे तो वोटर ये निर्धारित करेगा कि ये अच्छा लीडर है कि नहीं है। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम कैसा हो रहा है उसके आधार पे आपका वोटर ये निश्चय करेगा कि आपको वोट दोबारा देना है कि नहीं देना है। आप सरकार में किस प्रकार से कार्य कर रहे हो उस पर आपकी पार्टी का भविष्य जो है उस पर निर्भर करता है कि भाई दोबारा पब्लिक जो है आपको वोट करेगी कि नहीं करेगी। तो सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है कि आप काम क्या कर रहे हो, किस प्रकार का आपका व्यक्तित्व है, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आ जाती हैं। तो मुझे लगता है आपके काम, आपका व्यक्तित्व, आपकी सरकार या आप विपक्ष में हो तब भी ये सारी की सारी चीज़ें एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे देता है सोशल मीडिया। क्या हम इसको कभी कभी मैनिपुलेट भी करते हैं? लूप होल्स तो जी हर एक जगह होते हैं, वाटर टाइट तो कुछ भी नहीं है, तो ठीक है, फिल्टर्स तो होते ही हैं। ओके मैम, क्या आपका इसमें क्या मानना है कि बीजेपी क्या एक हिंदू सेंट्रिक वो है? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस राष्ट्र की आवाज़ है। अगर आज मैं बात करती हूँ भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा नेशनलिस्ट पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। अगर वो एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन की आवाज़ उठाकर कहती है कि नहीं, 500 वर्ष से मुकदमा लड़ा जा रहा है, लड़ाई लड़ी जा रही है, राम मंदिर बनना चाहिए, उसके लिए हमारे नेता जो हैं जेल जाते हैं,
हमारे लोग जो हैं गोलियां खाते हैं, लाठी डंडे बरसाए जाते हैं, परंतु डटी रहती है भारतीय जनता पार्टी की नहीं, राम मंदिर बनना चाहिए। तो हमें कह दिया जाता है कि आप सनातनी हैं। सनातनी है, हिंदू है। ये बताइए कि किस धर्म के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जाति करी है, किस धर्म के साथ? हाँ, दूसरे धर्मों ने जरूर सनातनियों के साथ जाति करी होगी। इस विषय पे मैं नहीं जाना चाहती हूँ, कभी आप दोबारा बुलाएंगी तो अवश्य इस पे चर्चा करना चाहूँगी। जी मैम। पर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की बात करती है, और राष्ट्र की बात करने में अगर ये कहता है कि आप हिंदू सेंट्रिक हैं तो कोई बुराई नहीं। इस देश के टुकड़े किसके आधार पे हुए थे? धर्म के आधार पे हुए थे। बन गया वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो भारत क्यों नहीं बना? सनातनी रिपब्लिक ऑफ भारत, क्यों हमारे साथ इंडिया नाम रख दिया गया? इंडिया तो गुलामी का प्रतीक है भाई। एक राष्ट्र दो नाम क्यों? इंडिया दैट इज भारत, भारत दैट इज इंडिया, भारत भारत है। भारत भारत है। तो भारत माता की जय बोलते हैं, इंडिया माता की जय तो नहीं बोलते ना। तो इंडिया कभी भारत नहीं हो सकता, भारत भारत है। और अखंड भारत के साथ कभी कांग्रेस खड़ी नहीं रही, तो उसको भारत का महत्व पता ही नहीं है, इसलिए वो हमेशा इंडिया के साथ खड़े रहे। और भारतीय जनता पार्टी भारत के साथ खड़ी हुई है, क्योंकि हम भारतीय हैं और भारतीय होने पे गर्व करते हैं। बहुत ही डीप मीनिंग है मैम इसका। ओके। अच्छा मैम, क्या पॉलिटिक्स में डीप सच बोला, मतलब एक तो सच्चाई से खड़े रहना, क्या करियर ख़त्म कर सकते हैं? बिकॉज आप स्पोक्स पर्सन हो, आपने कई बार फेस करा होगा ये चीज़। कभी कभी थोड़ा बहुत डिप्लोमेटिक होना पड़ता है, ब्रूटली सच होना। प्रवक्ता के नाते अगर आप मुझसे पूछती हैं तो मैं हमेशा कहती हूँ प्रवक्ता जो हैं वो अपनी पार्टी के एडवोकेट्स हैं। वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हों, चाहे वो टीवी पे हों या किसी और मंच पर हों, वो अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं और अपनी पार्टी के लिए लड़ाई लड़ते हैं। और ये उनका कर्तव्य है कि आपकी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, आपकी पार्टी जो कार्य कर रही है, तथ्यों के साथ उसको सिद्ध कर दीजिए। यही एक अच्छे प्रवक्ता का मैं कहूँगी कि एक गुण होता है कि आप अपनी बात को सिद्ध करिए ना, आप अपनी पार्टी की बात को सिद्ध करिए। तो मैनिपुलेशन की जहाँ तक बात है, मुझे नहीं लगता कि आप सच्चाई को या झूठ को मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो सामने आ ही जाता है। तो मुझे लगता है कि आपके पास तथ्य, फैक्ट्स पुख्ता होना चाहिए, तभी आप सामने वाले को चुप करा सकते हैं। क्या कभी ट्रोलिंग या कंट्रोवर्शियल मूवमेंट आपके साथ रहा है ड्यूरिंग डिबेट्स, लाइव डिबेट्स, जब टीवी चैनल्स में आप आते हो? और कौन सा सबसे वैसा था कि जिससे वीकेस्ट पॉइंट था, जब सबसे ट्रोलिंग वाला मोमेंट? फॉर्चुनेटली मैंने कभी इस चीज़ को फेस नहीं किया। शायद एक बैलेंस्ड अप्रोच रहती है मेरी। ओके। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ना मैं किसी का अपमान करूँगी और ना मैं अपमान सहूँगी। तो मुझे लगता है कि कभी आप इस प्रकार की बातें ना करें कि बिलो द बेल्ट हिट करें। अगर आप बिलो द बेल्ट हिट करोगे तो अगला भी आपको हिट करेगा। और बैलेंस्ड अप्रोच करके आप बातें करोगे और अपने तथ्यों को रखोगे, अपना विषय रखोगे, अपनी पार्टी के बारे में बोलोगे, अपनी सरकार के बारे में बोलोगे, तो आप ट्रोल कर ही नहीं सकते। कोई दो चार लोग कहेंगे तो सेहत पर असर नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी। ओके मैम, आपका क्या ओपिनियन है अबाउट नेक्स्ट डिज़ायरिंग पीएम? ये तो जनता तय कर देती है, पार्टी तय कर देती है कि भाई कौन होना चाहिए। और मेरे लिए तो कल भी नरेंद्र मोदी जी थे, आज भी नरेंद्र मोदी जी हैं और आने वाले कल भी नरेंद्र मोदी जी रहेंगे। मुझे लगता है कि वो बहुत अद्भुत अद्वितीय नेता हैं। पूरी दुनिया को लगता है अभी। हाँ, आप अभी ट्रोलिंग की बात कह रही थी, उनके विषय में ट्रोलिंग तो बहुत ही छोटी चीज़ है, क्या क्या नहीं कहा जाता। पर वो जिस प्रकार से डटे रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं, वो अपने आप में एक उदाहरण है। और मुझे लगता है कि स्पेशली जो युवा पीढ़ी है, राजनीति में है और राजनीति से जुड़ना चाहते हैं, उनको पूरी केस स्टडी पढ़नी चाहिए नरेंद्र मोदी जी की। मुझे लगता है कि मैम यंग जनरेशन को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ही मोदी जी की वजह से आना स्टार्ट हुआ है। नेता अच्छा होता है ना, तो फिर इंटरेस्ट आता है। अभी आप देखिए नरेंद्र मोदी जी जो है युवाओं के साथ भी कितना अच्छी तरीके से कनेक्ट कर लेते हैं। और उसका कारण भी है कि उनको ज्ञान भी बहुत है, बहुत नॉलेज है उनको, हर विषय की नॉलेज है उनको।
तो इस प्रकार के नेता जो है ना, मैं कहती हूँ बिरले ही होते हैं। सदियों में एक हाँ, बार। तो मेरे लिए तो आप पूछेंगी तो मैं कहूँगी नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, आपके बीजेपी में और कौन फेवरेट है मोदी जी के अलावा? मुझे नहीं नेक्स्ट लगता है फेवरेट। कि कोई फेवरेट इस प्रकार का शब्द जो है राजनीति में चलता हो, क्योंकि हर एक नेता में, हर एक लीडर में आपके जो सीनियर्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के गुण होते हैं। अलग अलग प्रकार से वो आपको सिखाते हैं कि किस प्रकार से आगे बढ़ा जाता है, अपनी पार्टी का साथ कैसे दिया जाता है, कैसे लीडरशिप के लिए तैयार होना चाहिए। तो हर एक का ढंग अलग अलग हो सकता है, पर हर एक अपने आप में अद्भुत है। और मैम कोई फीमेल लीडर जिनको आप बहुत ज़्यादा, जिनसे आप इंस्पायर्ड रहते हो? मुझे कोई भी महिला जो आज की तारीख में मैं कहूँगी सफल है राजनीति में, मुझे इंस्पायर करती हैं, चाहे वो मेरी पार्टी के हों, चाहे वो विपक्ष में हों। क्योंकि आज भी, जैसा मैंने आपको परसेंटेज बता दिया, हाँ जी। बहुत कम है महिलाओं का लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में, मिनिस्ट्रीज़ में। मतलब भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ सरकार है, चाहे प्रदेश में या केंद्र में, सबसे अच्छा रिप्रेजेंटेशन हमारा रहा है मिनिस्टर्स बनाने में भी, और टिकट देने में भी, और जिता कर लाने में भी। पर मैं ये कहूँगी कि चाहे वो विपक्ष की महिला हो, चाहे हमारी पार्टी की महिला हो, जिसने जीत हासिल करी है, जो लीड कर रही है, वो मेरे लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। क्योंकि आसान नहीं है महिलाओं के लिए संघर्ष है राजनीति में अपना स्थान बनाने के लिए, और सब चीज़ का सामना करते हुए अगर वो सफलता प्राप्त करती हैं तो उनको सलाम है। बहुत खूबसूरत बात कही मैम आपने। मैम, अगर आप पीएम होते आज के टाइम पे, तो सबसे पहले कंट्रोवर्शियल कौन सा आप काम करते हैं? कंट्रोवर्शियल काम पर जैसा मैंने कहा, मेरे लिए मैं कोई अपना ही नहीं, मैं किसी और का नाम भी नहीं सोच सकती हूँ। बस नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। योगी जी का भी बहुत अच्छा काम रहा है। क्या उनकी वजह से क्राइम रिड्यूस हुआ है यूपी में? बिल्कुल यकीनन। हाँ। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार 2017 में जब पहली बार उत्तर प्रदेश में बनी, उस वक्त पग पग पर जो माफिया, डॉन, अपराधी पैर पसारे बैठे हुए थे, सरकार चला रहे थे। गुंडागर्दी, माफियागर्दी, महिलाएं सुरक्षित नहीं, बसें लूटी जा रही हैं, हर जगह लूटपाट। लूटपाट। आज हम नोएडा में बैठे हुए हैं, अट्टा मार्केट में शाम होते ही गाड़ियों में म्यूजिक चालू हो जाता था, बोनेट पे बियर की बोतलें खुल जाती थी, लड़कियां अपने घर से नहीं निकल पाती थी। ये माहौल था। उगाही होती थी, आपकी इंडस्ट्रीज चल रही हैं तो उगाहियाँ होती थी। और आज देख लीजिए, तो बदलाव आया है। आज उत्तर प्रदेश अगर मैं कहूँगी कि उन्नति की राह पर चल रहा है, और यहाँ पर उद्योग आ रहे हैं, ताले फिर से खुल रहे हैं, क्यों? वो इसीलिए ना, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बेहतर हो रहा है। रीढ़ की हड्डी होती है लॉ एंड ऑर्डर, अगर सही है किसी प्रदेश का, तभी तो कोई आकर अपना पैसा लगाएगा। करोड़ों रुपए की अगर इंडस्ट्री खड़ी कर रहे हैं और कल को गुंडागर्दी होने लग जाए तो कोई इतना रिस्क नहीं लेगा। पर आज उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, तो ये सब योगी आदित्यनाथ जी की वजह से है। लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने कंट्रोल किया है, और आंकड़े बताते हैं, ये मैं प्रवक्ता होने के नाते नहीं बोल रही हूँ, आंकड़े बताते हैं। मैं हमेशा बड़े गर्व से कहती हूँ कि भाई मैं यूपी से आती हूँ, एंड आई एम अ प्राउड यूपीआइट। और मुझे बहुत गर्व है अपने प्रदेश पे, जो 25 करोड़ की आबादी वाला है, और जिस प्रकार से गवर्नेंस मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं वो आसान नहीं है। महिलाओं का भी आप देख लीजिए, जो इम्प्लीमेंटेशन है, और एफआईआर दर्ज करना, और उसका केस फाइल करना, और उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को दाखिल करना, उन सब में इतना रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट हुआ है। महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश जी ये बोल रहे हैं कि नहीं, अगर हमारी सरकार जो आ रही है 27 में, हम 3,000 रुपये महीना जो है महिलाओं को भत्ता देंगे। क्या मतलब है? आप महिलाओं को सशक्त नहीं करना चाहते हैं। महिलाओं के हाथ में आप
नौकरी नहीं देना चाहेंगे। हाँ। आप उनके अकाउंट में 3,000 रुपये, उनको मतलब डिपेंडेंट ही रखना चाहोगे। 100 रुपये डेली हाँ। भीख दे रहे हो क्या? वही कि डिपेंडेंट रखने की स्ट्रैटेजी। डिपेंडेंट। हाँ। अरे मैं कहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां दो ना महिलाओं को, हाँ। स्वावलंबी बनाओ ना। आपकी भीख की आवश्यकता नहीं है अखिलेश जी। तो पर ये लोग लगातार ये दिखाते कि नहीं नहीं नहीं, घर में बैठो। और उत्तर प्रदेश की महिलाएं जो हैं बहुत मजबूत हैं, और उत्तर प्रदेश वो दमखम रखता है कि पूरे भारतवर्ष का नेतृत्व कर दे। और हम तो चाहते हैं कि हमारी सरकार अगर निरंतर बनी रहेगी तो अगली फाइनेंशियल कैपिटल जो है ना आपको उत्तर प्रदेश में ही मिलेगी। हो सकता है जहां हम बैठे हुए हैं यही बन जाए, पर उसके लिए मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता होती है और प्रदेश का साथ चाहिए। और मुझे लगता है कि उद्योग आता है तो उसके साथ नौकरियां भी आती हैं, और नौकरियां महिलाओं को भी मिलती हैं, पुरुषों को भी मिलती हैं। हाँ। मुझे लगता है कि माफिया राज और डॉन राज नहीं चाहिए उत्तर प्रदेश को। एक अच्छा नेतृत्व चाहिए, एक अच्छा माहौल चाहिए, एक अच्छी गवर्नेंस चाहिए, जो योगी आदित्यनाथ जी बखूबी कर रहे हैं, दे रहे हैं। जी, लोग बहुत सुरक्षित फील करते हैं उनके आने से। मैंने अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम पे एक रील देखी थी जिसमें यूथ है, वो बोलते हैं कि आप ये बोलते हो कि मोदी जी के आने से महंगाई होगी, मोदी जी के आने से ये हो गया वो हो गया, ये 2000 का फ़ोन भी अगर मुझे 50,000 में या 15,000 में भी मिलेगा ना तो हम ले लेंगे, लेकिन हमें मोदी जी ही चाहिए। तो मतलब अभी यूथ उनके साथ है और सब लोग हैं, और उनको फ़र्क, क्योंकि सिर्फ इसी पॉइंट को लेके बार बार बोल रहे हैं महंगाई आ जाती है, ये आ जाता है, वो आ जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब इसमें भी अभी रिवर्स ट्रोलिंग भी चल रही है कि वो उनके साथ ही हैं, चाहे आप कुछ भी बोलते रहो। बिल्कुल, आज का युवा जो है बिल्कुल वो मोदी जी के साथ है, इसमें हाँ। कोई दो राय नहीं है। और विपक्ष को यही परेशानी है। हाँ। राहुल गांधी जी अपने आप को युवा का नेता मानते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है तो युवा उनके साथ खड़ा क्यों नहीं है? अगर आप अपने आप को युवाओं का नेता मानते हैं, अपने आप को युवा मानते हैं, तो आपके साथ युवा खड़ा होना चाहिए। युवा मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है, तो सीधी सी बात है, मोदी साहब वो सब चीज़ें कर रहे हैं जो आज के युवा को चाहिए। महंगाई की अगर बात करते हैं तो कंपैरेटिव एनालिसिस हो जाना चाहिए ना, ज़्यादा दूर नहीं, यूपीए की सरकार थी तब से और अब में हो जाना चाहिए ना। अगर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन कॉर्पोरेट देखा जाए तो 2013 में 5% था और आज ऑलमोस्ट 21-22% है। ये अपने आप में बहुत कुछ सिद्ध कर देता, बहुत कुछ बोल देती है ये चीज़ कि कौन सी सरकार काम कर रही है। करेक्ट। और मोदी साहब को अपने घर खानदान के लिए जोड़कर नहीं रखना है। बाकी राजनीतिक दलों को आप देख लीजिए, परिवारवाद की राजनीति करते हैं, बात करते हैं कि भाई हम सेक्युलर हैं, हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम परिवारवाद में विश्वास नहीं करते हैं, पर सबका साथ सबका विकास तो भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है ना। बाकी तो एक ही परिवार का विकास करते हैं, ये फ़र्क है। मोदी जी का परिवार तो बहुत बड़ा है, इंडिया है पूरा, भारत। बिल्कुल भारत भारत ही बोलना चाहिए। और ये भी देखिए, पहल देखिए आपने देखा वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे भी मोदी साहब जो हैं भारत जो है उसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पर G20 समिट हुई थी तो जो आगे हर देश के रिप्रेजेंटेटिव के आगे प्लेट लिख के रखी जाती है, उसमें भारत लिखा हुआ था। वो गर्व महसूस करते हैं। गर्व महसूस करना चाहिए। हम कोई हवन पूजा यज्ञ करते हैं उससे पहले संकल्प लेते हैं, उसमें संकल्प लेते हुए तो भारत तो ही बोलते हैं ना, इंडिया तो नहीं बोलते हैं। हर जगह जब भारत है, हमारी संस्कृति में रचा बसा भारत है, राष्ट्रगान में भारत है, राष्ट्रगान में भारत है, तो क्यों भाई? मुझे लगता है कि इंडिया हटना चाहिए, नहीं तो फिर डिक्लेयर करो कि आपने क्यों इंडिया क्यों कैरी फॉरवर्ड किया। कांग्रेस पार्टी को इसका एक्सप्लेनेशन देना चाहिए ना इस चीज़ को लेके, क्योंकि मेरा पर्सनल कैंपेन है इंडिया नहीं भारत। इस चीज़ को लेके ट्रोल किया है लोगों ने कि आपको संविधान का ज्ञान नहीं है, उसमें लिखा हुआ है इंडिया दैट इज़ भारत, भारत दैट इज़ इंडिया। मैंने कहा यही तो प्रॉब्लम है, इंडिया का तो कोई मतलब भी नहीं है। मैंने कहा यही है, इंडिया के नेवर भी भारत। भारत भारत ही है। भारत वो है जब अपने समय में 35% कंट्रीब्यूशन था इसकी वर्ल्ड ग्लोबल इकॉनमी में, वर्ल्ड इकॉनमी में 35%। हम विश्व गुरु थे, विश्व गुरु। और उसके बाद गुलामी का फेज़ आया,
फिर ब्रिटिशर्स भी आ गए, भारत को इंडिया बना दिया गया, फिर डिवाइड एंड रूल किया। फिर इसके हिस्से कर दिए गए। और देखिए, बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए बहुत सारे फैसले लेने के लिए। बहुत अच्छे अच्छे फैसले हो गए हैं। अभी आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ, जो हमारी बहनों का सिंदूर जिन लोगों ने मिटाया, उन्होंने यही कहा था ना, मोदी को जाके बता देना, तो मोदी ने बता दिया और अच्छे से बता दिया। ये लोग हमें नहीं बताएंगे कि हमें ऑपरेशन सिंदूर जो है कि कब तक रखना चाहिए था ओपनली। आज भी चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर, बंद नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर से लोगों को ये उम्मीद थी कि हम अपने हिस्से का कश्मीर ले लें। देखिए, ऐसा है कि जो पहलगांव में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, उसका जवाब था हमारी बहन बेटियों का जो सिंदूर मिटाया गया था और जाके कहा था कि मोदी को बता देना, तुमको जिंदा इसलिए छोड़ा जा रहा है कि मोदी को बता देना। तो मोदी ने उनके घर में घुसकर बता दिया कि हम भारत हैं, मोदी जी जो मैं कहते मोदी हैं हूँ। घर में घुस के मारेंगे। घर में घुस के मारा है उनको। पीओके जो है वो एक अलग विषय है, वो अलग विषय है। और मुझे लगता है कि भविष्य में ज़रूर पाकिस्तान ने जिस कश्मीर को ऑक्यूपाई किया हुआ है वो पुनः भारत का हिस्सा बनेगा। कांग्रेस की गलती की वजह से पाकिस्तान ने कब्ज़ा किया हुआ है उस कश्मीर पर। उस गलती का सुधार अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है। तो इस ऑपरेशन सिंदूर से काफ़ी लोगों को ये उम्मीद थी कि पीओके हमें मिल सकता है। इसमें आपका क्या कहना है? जैसे मैंने कहा ना, ऑपरेशन सिंदूर जो है वो तो पहलगाम का उत्तर था। पहलगाम का पीओके एक अलग विषय है। हम्म। कांग्रेस की गलती का सुधार हम ही करवाएंगे, भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। कांग्रेस की वजह से पाकिस्तान ने उस कश्मीर के हिस्से को कब्जा लिया, उसका सुधार हम ही कर सकते हैं, क्योंकि हमें कमीशन नहीं चाहिए ना वेपन्स पे। आज डिफेंस इक्विपमेंट्स में भी हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी के समय देखिए यूरिया से लेकर टैंक, हवाई जहाज, सब कुछ बाहर से आएगा, भारत में कुछ नहीं बनेगा। तो अब चेंज हो रहा, बदलाव जो कुछ जादू की छड़ी तो है नहीं, ये घुमाया और सब कुछ चेंज हो गया। पहले से बहुत बदलाव आया है। ब्रह्मोस आप देखिए, और ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, ब्रह्मोस जो है उसने ये जो हमारा खुद हमारे देश ने बनाया हुआ है, क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है। डेली कुछ ना कुछ अगर सुधार हो तो एक लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा चेंज हो जाता है, बदलाव हो जाता है। बिल्कुल, तो ये चीज़ इसमें कोई दो राय नहीं है। पर लीडरशिप अच्छी होनी चाहिए। लीडरशिप लीडर पे, क्योंकि पॉलिसी मेकर है ना वो, पॉलिसीज बनाने वाले तो वही है ना। आज अगर हमास ने हमला नहीं किया हुआ होता इजराइल पे, तो आपको लगता है आज ये जो युद्ध हम देख रहे हैं जिसमें अमेरिका की भी एंट्री हो गई है, इजराइल और पैलेस्टाइन में था, फिर ईरान, और अब अमेरिका भी उसमें इन्वॉल्व हो गया है, ये होगा। तो कई बार गलतियां ऐसी होती हैं। मैम, आपको क्या लगता है कि ट्रम्प जो है, डोनाल्ड ट्रम्प, ये डोमिनेट करते हैं हमारे इंडिया के लीडर्स को? मोदी जी को कोई डोमिनेट नहीं कर सकता। मोदी जी ने जब ट्रम्प साहब ने कहा कि मेरी वजह से जो है ये पाकिस्तान और भारत के बीच का युद्ध खत्म हुआ, तो उसका उत्तर हमारे नरेंद्र मोदी जी ने दे दिया। ऑपरेशन सिंदूर तो आज तक चल रहा है भाई, कौन सा मीडिएशन। वो अपना देश संभाले, वही बहुत है। वो अपनी पब्लिसिटी ट्वीट करके और वो अपना देश संभाले, और उनकी अपनी पॉलिसीज़ हैं। भारत के विषय में इतनी चिंता ना करें। भारत तो को अच्छी तरीके से मालूम है। पाकिस्तान छुपने का प्रयास करता है, कभी चीन के पीछे, कभी अमेरिका के पीछे, पर नरेंद्र मोदी जी में वो दमखम है कि आप खड़े रहो पीछे, आपको पीछे से खींच कर सामने लाकर आपका जवाब दे देंगे। और जयशंकर जी भी एक बहुत ही अमेजिंग लीडर है, उनके लिए क्या कहना है आपका? मुझे लगता है कि उनको बिल्कुल सटीक उत्तर देना आता है। जियोपॉलिटिक्स में किस देश को किस प्रकार से हैंडल करना है, क्या उत्तर देना है, हमारे राष्ट्र के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, बहुत अच्छी तरीके से वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो एस जयशंकर जी हैं वो जानते हैं। आपने देखा भी होगा, उनके इंटरव्यूज़ भी देखा होगा कि कई बार ऊट पटांग जो प्रश्न उनसे पूछे जाते हैं
सिंपल बहुत वन सटीक, लाइनर हाँ। आंसर देते हैं, लेकिन ऐसा देते हैं कि मतलब अगला चुप हो जाता है, चुप हो जाता है। क्योंकि भारत को कोई नहीं बताएगा। हाँ। ऐसे ऐसे देश हैं जो कटोरा लेके चीन के सामने खड़े रहते हैं, और चीन जो है उनको भीख डालता रहता है। तो आज अगर वो चीन के सुर में सुर मिलाकर कुछ कहते हैं तो लगता है भारत को कोई असर पड़ने वाला है। भिखारी है, भिखारी भिखारी ही रहेगा। तो ऐसे हमारे बहुत सारे पड़ोसी देश हैं जो अभी चीन की भाषा बोल रहे हैं, पर वो डरते बहुत हैं भारतवर्ष से। अब भारत वो भारत नहीं रहा जो पहले था, अब नया नेक्स्ट लेवल भारत हो गया। हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र का सम्मान सर्वोपरि है, मैम कोई कंप्रोमाइज़ मोदी नहीं। जी की वजह से अब भारतीयों की पूरे वर्ल्ड में रिस्पेक्ट हो रही है, वो कहीं भी जा रहे हैं। नज़रिया बदल गया है। नजरिया बदल गया। मोदी जी का नाम भारत मतलब मोदी। हाँ, जैसे वैसे तो इंदिरा जी स्लोगन है कहती थी इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, आपको याद होगा। कांग्रेसी हाँ। यही बोलते थे, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। और हम कहते हैं मोदी इज भारत, भारत इज मोदी। और पूरे विश्व में उन्होंने सिद्ध करके दे दिया है। आप जब कहेंगे कि मैं भारत से आई हुई हूँ और हंसकर बोलेंगे मोदी, हाँ, ये पहचान होती है अच्छे नेता की। और रिस्पेक्ट होती है। बिल्कुल, डेफिनेटली। अगर आप बोलोगे आप पाकिस्तान से आए हो तो वो रिस्पेक्ट नहीं होगी, लेकिन आप भारत से हो तो वो रिस्पेक्ट होती है। नहीं, अभी हाल फिलहाल में जो इसको बहुत एडवर्टाइज किया गया, पाकिस्तान के जो आर्मी हेड हैं, जो अपने आप को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है, मार्शल डिक्लेयर किया हुआ है, वो जाकर भोजन कर रहे हैं ट्रंप के साथ। उनके राष्ट्र के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कोई और नेता उसको आमंत्रित ही नहीं कर रहे। ट्रंप साहब क्यों भैया उस फौजी को बुला रहे हैं? तो ये दिखाता है कि पाकिस्तान जो है उसका अपने आप में कोई पहचान, कोई अस्तित्व नहीं है, कोई गवर्नेंस की स्टेबिलिटी ही नहीं है। और ये लोग डरते हैं, बुरी तरीके से डरते हैं भारत से, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत के पास एक ऐसा नेता है जिसको उत्तर देना अच्छी तरीके से आता है, जो झुकेंगे नहीं, केवल ईश्वर के सामने झुकेंगे। आप बिलीव करते हो गॉड में? बहुत ज़्यादा। तो क्या है मतलब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, गॉड कैसे, मतलब सबसे ज़्यादा क्या आपको फेथ रहता है? मतलब ये फेथ है, बिलीव है, ट्रस्ट है? मेरे लिए गॉड नहीं, मेरे लिए वो ईश्वर हैं। मेरे लिए मेरे देवता हैं, मेरी देवी हैं, और जिनका बारंबार अपमान जो है विपक्ष के द्वारा किया गया है। स्टालिन ने कभी उनको वायरस कहा है। खड़गे साहब जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका बेटा कभी कहता है कि भाई जूते मारने चाहिए। गालियों का प्रयोग किया जाता है मेरे सनातन के लिए, मेरे धर्म के लिए, मेरे देवी देवताओं के लिए। परंतु ये भारत भूमि जो अपनी संस्कृति के लिए जानी जाती है, पहचानी जाती है, दुनिया भर से लोग यहाँ पर आके हमारे ईश्वर की आराधना और साधना करते हैं। चाहे वो एप्पल का ओनर रहा हो, चाहे वो गूगल का ओनर हो, वो क्यों आए भारतवर्ष में? क्यों आए? बड़े बड़े हॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेसेस क्यों आए यहाँ पे साधना और अर्चना करने? क्यों आए? क्योंकि हमारे जो देवता और देवी हैं, उनकी जो एनर्जी है, उससे पूरा भारत दमकता है। परंतु एक षड्यंत्र के तहत हमारी संस्कृति, हमारे धर्म को इस प्रकार से बना दिया गया कि अगर आप भारतीय संस्कृति को मानते हो, आप देखिए ना, मैं कहूँगी कि आपके व्यूअर्स में कोई अदरवाइज़ ना ले, परंतु आज जो है विवाहित महिला के माथे से बिंदी चली गई, हाथों से कांच की चूड़ियाँ चली गई, बिछिए चले गए, पाजेब चली गई, गले से मंगलसूत्र चला गया। आप मॉडर्न, आप दुकानों पे जाइए, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो अंग्रेज़ी बोलने का प्रयास करते हैं। क्यों भाई? हिंदी में क्या बुराई है, या तमिल में क्या बुराई है, तेलुगु में क्या बुराई है, बंगाली में क्या बुराई है? अपनी भाषा बोलो ना। परंतु ये दिखाया अंग्रेज़ी नहीं बोल पाओगे तो आप स्टैंडर्ड के नहीं हो। बिल्कुल, ये षड्यंत्र है, षड्यंत्र है। दुनिया में सबसे अच्छी मोटिवेशनल ग्रंथ कोई है तो वो श्रीमद् भगवत गीता है। मैं हमेशा कहती हूँ श्रीमद् भगवत गीता को अगर कोई पढ़ ले तो डिप्रेशन में नहीं जा सकता है। अपना कर्तव्य का पालन करना और जीवन में आगे कैसे बढ़ा जाए
किस प्रकार से मुसीबतों का सामना किया जाए, वो एक एक चीज़ सीख लेगा, परंतु उसको भी धर्म के साथ जोड़ दिया गया। और परंतु अभी मैं ये कहूँगी कि जैसे गुजरात है और एक दो और राज्य हैं जहाँ पे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया है। ये जो आजकल हर तीसरे बच्चे को एंग्जाइटी प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, ये सब कुछ नहीं होगी अगर श्रीमद् भगवद गीता वो पढ़ ले, रट ले, घोट घोट के पी ले। जैसे योगा को भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से प्रमोट 21 करें। जून जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में अब मनाया जा रहा है, उसको भी धर्म से जोड़ दिया था। जबकि हम जानते हैं ओम जो है, वो ध्वनि जो है, वो यूनिवर्स की है, तो नासा भी मानता है, परंतु आपने उसको भी धर्म से जोड़ दिया। अरे भाई, वो तो सेहत से है, चाहे वो मानसिक सेहत है, चाहे वो शारीरिक सेहत है। तो एक षड्यंत्र है बेटा ये, कि जो पूरा रचा गथा गया है। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, वो ये प्रयास कर रही है कि जो भारत की पहचान है, जो भारत की संस्कृति है, वो दोबारा जानी जाए, पहचानी जाए और मानी जाए। और उसमें सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है और बदलाव हम देख रहे हैं। बिल्कुल। तो मैम, आप बुक्स पढ़ते हो? बहुत ज़्यादा। तो सबसे आपकी फेवरेट कौन सी है, जो कोई वन लाइनर या कोई एक लर्निंग जिसने आपकी लाइफ चेंज की हो? मैं अपने आप को एक वोरेशियस रीडर कहती हूँ, और एक समय पे मेरी आदत है कि मैं कम से कम 2-3 पुस्तकें पढ़ती हूँ एक बार में? एक बार में, मतलब 2-3 पुस्तकें रहती हैं। और आज की तारीख में, हाल फिलहाल में मुझे 2 विषयों में बहुत अधिक रुचि आ रही है, तो मैं बहुत पुस्तकें उसके विषय में पढ़ रही हूँ। वो है अध्यात्म और दूसरा है फिनेंस। ओके। तो उनके ऊपर मैं पुस्तकें पढ़ रही हूँ। और अगर आप कहें कि भाई किसी एक चीज़ को जो मैं बहुत मानती हूँ, वन लाइनर, वो ये है कि जो मेरा है वो मुझे मिल के रहेगा, और जो मुझे नहीं मिला वो मेरा कभी था ही नहीं। तो अगर मैं ये सोचूं कि अरे ये पद मुझे मिलना चाहिए था, अगर नहीं मिला तो वो आप के प्रारंभ में था ही नहीं। आपने अपने कर्म किया, परंतु वो नहीं मिला। कर्म करना तो आवश्यक है। तो अगर मिल जाता है तो वो आपके भाग्य में था। आपने कर्म किया, नहीं मिला तो आपके भाग्य में नहीं था। धरती की कोई भी ताकत वो आपको नहीं दे सकती है। तो मैं इसमें विश्वास रखती हूँ। और छीन भी नहीं सकती अगर वो आपके नसीब में है। आपके प्रारब्ध में है तो कोई नहीं छीन सकता उस चीज़ को। इसलिए लोग जो एक दूसरे के साथ जलन करते हैं, एक दूसरे को काटने का प्रयास करते हैं, वो अपनी ताकत या एनर्जी को खामा-खा बर्बाद कर रहे हैं। वो आप अपने कर्मों में लगाइए। आपके प्रारब्ध में, भाग्य में है तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। और ज़्यादा चालाक होना भी कोई अच्छी बात नहीं होती। काम में दिखाइए ना चालाकी, दूसरे को क्यों नुकसान? अपनी लकीर लंबी करिए ना। दूसरे की लकीर को मिटाने में क्यों अपनी एनर्जी आप खराब कर रहे हो? तो मैम, आपका बिजी रूटीन होता है, जैसे पॉलिटिकल फुल डे रूटीन, तो उसमें आपका पर्सनल लाइफ आप कैसे बैलेंस करते हो, बीइंग मदर और फिर लाइक स्पोक्स पर्सन एंड लाइक बिजनेस, लाइक ऑल पूरा दिन का शेड्यूल कैसे मैनेज करते हो? ये तो प्राकृतिक रूप से, नेचुरली, जो ये आशीर्वाद तो ईश्वर ने महिलाओं को देकर पैदा किया है। वो बैलेंस करना जानती हैं, और वो इतना अच्छा बैलेंस करती हैं। चाहे राजनीति में, तो चलिए राजनीति में हूँ, जो काम भी करती हैं, नौकरी भी करती हैं, बिजनेस भी करती हैं, वो भी परिवार भी देखती हैं, वो अपना काम भी करती हैं। उसी प्रकार से मुझे लगता है कि अलग अलग रूप में जो दायित्व निभाने की आवश्यकता होती है, वो मैं अच्छी तरीके से बैलेंस कर लेती हूँ। और शायद इसीलिए मेरे जो बच्चे हैं आज वो कामयाब बच्चे हैं। मेरे जो पति हैं, मैं ये कहूँगी कि शायद उनको कभी मैंने शिकायत का मौका नहीं दिया। तो आप बैलेंस को क्रिएट कर सकते हो। और व्यक्तिगत रूप से मुझे हमेशा मैंने इस चीज़ को माना है कि अगर आप बच्चे पैदा कर रहे हो तो ये माता पिता का कर्तव्य है कि आप उनको अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा और अच्छा नागरिक बनाओ, क्योंकि ये आपका फैसला था। आपने उनको अपने पुत्र या पुत्री के रूप में पैदा किया है। और हर माता पिता अगर इस रूप में सोचे तो मुझे लगता है कि भारत जो है एक
अलग विकास की राह पे चल जाएगा, क्योंकि फोकस रहेगा कि हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं, हमें उन्हें अच्छा नागरिक बनाना है। तो एक बैलेंस, मैं कहूँगी कि ईश्वर की कृपा है कि सब बैलेंस हो जाता है। और मुझे खाना बनाने का भी बहुत शौक है, अच्छा। तो जब मुझे मौका लगता है हम्म। तो मैं किचन में जाके खाना भी ज़रूर बनाती हूँ। आपका क्या फेवरेट डिश है मैम? बहुत देसी हूँ, बहुत देसी हूँ, और मुझे तो खा सब लेती हूँ। आप मुझसे कहेंगे ओरिएंटल खाना है, शाकाहारी हूँ, शुद्ध शाकाहारी हूँ, तो ओरिएंटल भी खाऊंगी, इटालियन भी खाऊंगी, कॉन्टिनेंटल में कुछ भी खा लूँगी। परंतु अगर पसंदीदा बोलेंगे तो मैं कहूँगी कि भाई मुझे तो भिंडी, राजमा, छोले, दाल तड़का, मुझे तो अपने घर का देसी खाना जो है वो सबसे ज़्यादा पसंद है। और ये सबसे बेस्ट भी होते हैं, आप कहीं भी पूरे वर्ल्ड में चले जाइए, इसी से पेट भरता है, बाकी सब हाँ। टेस्ट के लिए होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम जैसे हमने परवरिश की बात की, तो क्या लड़की को छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, या फिर लड़के को सुधारना चाहिए, उनके पेरेंट्स को उसको अच्छी अपब्रिंगिंग देनी चाहिए? मेरा ये पॉइंट है कि अगर कोई फीमेल फुल सूट भी पहनती है तो लड़का उसको स्टेयर करेगा ही करेगा, जो यूजली लोग अगर करते हैं। तो इसमें परवरिश किसकी ख़राब है, कि गर्ल्स की, कि वो कपड़े ध्यान से पहने, या बॉयज़ की जिसको सही परवरिश नहीं मिल रही? हमें सुधारना तो बॉयज़ को चाहिए, या हमें खुद खुद अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना चाहिए? दोष कपड़ों में नहीं है, दोष नज़र में है। बिल्कुल। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि परवरिश, हम्म। परिवार में लड़कों को सिखाना चाहिए कि महिलाओं का, बच्चियों का, बेटियों का सम्मान कैसे करो। कपड़ों में कोई खराबी नहीं है। अगर आप प्राचीन भारत में जिस प्रकार के वस्त्र धारण करती थी, तब की नारियां आप देखिए, अपने आप में बहुत खूबसूरत होते थे ना। अगर और मैं कहूँगी कि आजकल के जो मॉडर्न डे फैशन डिज़ाइनर हैं, शायद उस खूबसूरती से वो कपड़े डिज़ाइन भी नहीं कर सकते। वो ऑफ शोल्डर भी हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है। तो मुझे लगता है ये नज़रिए का फ़र्क है, ये कपड़ों का दोष नहीं है। अगर कपड़ों का दोष होता तो 7-8 साल की बच्ची, 7-8 महीने की बच्ची, 70-80 वर्ष की वृद्धा, उनके साथ गलत कार्य क्यों हो जाता है? उनके साथ बलात्कार क्यों हो जाता है? उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन कैसे हो जाता है? तो ये सोच है और ये नज़रिया है। और यहाँ पर मुझे लगता है परिवार जो है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी आ जाती है, और सरकार की जिम्मेवारी ये होती है कि कड़े से कड़े कानून ऐसे लोगों के लिए रखिए, और उन कानून के तहत सज़ा जल्दी दिलाइए और एग्जाम्पलरी दिखाइए। कोई रहम ना करिए इन पे। कोई रहम नहीं होना चाहिए। सालों साल कोर्ट में मुकदमे नहीं चलने चाहिए। कोर्ट की बात आई तो मुझे ध्यान आया, अभी जुडिशरी सिस्टम में भी महिलाएं बहुत पीछे हैं। अगर मैं जजेस की बात करती हूँ तो मात्र 17.2% रिप्रेजेंटेशन है विमेन जजेस का। बढ़ा दें तो मुझे लगता है और बेहतर हो जाएगा। महिलाओं के प्रति जो एक सेंसिटिविटी होती है, शायद वो हमें ज़्यादा दिखाई देने लग जाए। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन अगर ज़्यादा होता है तो कॉरपोरेट्स में हो, चाहे वो सरकारी नौकरियों में हो, मुझे लगता है तो ये जो कपड़े वाली प्रॉब्लम है ना, वो भी आपको बहुत कम होती हुई दिखाई देगी। जब महिला बॉस बैठी हुई है ना, तो उसके ऑफिस में ये सब चीज़ें नहीं चल पाएंगी। और मैम ऑफिस में कई कई जगह, मतलब मोस्टली ऐसा भी होता है कि अगर किसी पुरुष को प्रमोशन मिला तो उसकी काबिलियत पे मिला, और महिला को प्रमोशन मिला तो मतलब कुछ गड़बड़ है। हाँ, ऐसा ऐसा she has slept through beds. हाँ, that is why she has got the promotion. इस तरीके से। आज भी मैं आपको बताऊं, ये केवल भारतवर्ष की बात नहीं है, पूरे विश्व की बात है कि अगर महिला किसी से मिलती है तो सबसे पहले उसके लुक्स के द्वारा उसको जज किया जाता है, उसकी काबिलियत पे नहीं। वो ये नहीं देखेंगे कि कितनी काबिल वो महिला है, कितनी शिक्षित वो महिला है, हाँ, उसके आधार पे नहीं, वो दिख कैसी रही है, वो उसने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, उसके आधार पे आप जज करते हैं। और यही कारण है, अमेरिका देख लीजिए, चाहे फ्रांस देख लीजिए, चाहे जर्मनी देख लीजिए, वहाँ पे भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन 50% नहीं पहुँचा है।
वो भी 20s और 30s में उनका रिप्रेजेंटेशन चल रहा ये है पूरे वर्ल्ड में है। पूरे नजरिया ही महिलाओं के नजरिया प्रति ही जो है। तो ये केवल भारतवर्ष की बात नहीं, मैं तो कहूँगी कि भारत अपने आप में बहुत प्रोग्रेसिव था, प्राचीन भारत। बीच में जो गुलामी के वर्ष आए 1200 वर्ष, मैं कहूँगी उसमें हम लोग बहुत रिग्रेसिव हो गए हैं। अब फिर से बदलाव आ रहा है। और जैसा एक प्रश्न भी मेरे दिमाग में घूम रहा था, क्योंकि अक्सर मुझसे पूछ लिया जाता है कि महिलाओं को, बच्चियों को बहुत आगे पढ़ना चाहिए, शिक्षा इतनी महंगी होती चली जा रही है, तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। बिल्कुल सही बात है, जो प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस हैं बहुत मोटी फीस लेते हैं। जो एक गवर्नमेंट का सिस्टम था, जो सरकारी स्कूल कॉलेजेस ये सब थे, उन्हें इस हालत में ला के खड़ा कर दिया गया कि बच्चों ने सोचा कि इससे अच्छा लिमिटेड कॉलेज, आप IIT IIMs और ये सब इस प्रकार के जो मुट्ठी भर कॉलेज हैं उनको छोड़ दीजिए। आज बड़े से बड़ा नेता भी जो है सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहता। DM कमिश्नर SSP जो हैं वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजेंगे। और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो बहुत महंगे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे लगता है आज भी भारतवर्ष में शिक्षा पे काम करने, बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। जो राज्य की सरकारें हैं उनको भी काफ़ी कुछ ध्यान देने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से वो शिक्षा को बहुत मजबूत कर सकते हैं। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट केरला में है। तो फिर वो क्या हो गया, वो गॉड जोन लैंड हो गया ना, ईश्वर आशीर्वाद देते हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ, शिक्षा पे भी काफ़ी काम करने की आवश्यकता है। बहुत सारे कानून भी हैं और NGOs भी हैं, संस्थाएं भी हैं जो कोशिश करती हैं कि प्राइवेट सेक्टर वाले ज़्यादा फीस ना लें। पर अभी मुझे लगता है अगर सरकारी इंस्टीट्यूट्स और बेहतर हो जाएंगे तो जो प्राइवेट सेक्टर हैं वो अपने आप दुरुस्त हो जाएंगे। और प्राइवेट सेक्टर स्कूल्स के लिए तो ये बिजनेस है प्रॉपर, डोनेशन लेना, फिर फीस और ये वाले चार्जेस कर के एक बच्चे की मिनिमम, छोटे बच्चे की भी 25,000 तक फीस चली जाती है महीने की। तो वही चीज़, हाँ, एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा दुरुस्त करने की ज़रूरत है अपने गवर्नमेंट सेक्टर में। हाँ, और मजबूत करेंगे। सरकारें कार्य कर रही हैं, पर बहुत ही पिटिएबल कंडीशन में मैं कहूँगी कि जो सरकारी स्कूल हैं, जैसे मैं उत्तर प्रदेश की ही बात करती हूँ, जब उत्तर प्रदेश से आती हूँ, पहले की जो सरकारें थीं उस वक्त सरकारी स्कूलों में गाय भैंस बनती थी, टीचर्स नदारद रहते थे, बच्चों से घर का काम करवाती थे टीचर्स, ये सब हालात थे। अब बदल गए हैं और पर ये है कि अभी बहुत गुड्स आर लवली डार्क एंड ग्रीन बट माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप वाली बात है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो ये पंक्तियां हैं कविता की, सरकारों को बहुत बहुत काम करने की अभी आवश्यकता है। मैम, आप अपनी लेगेसी कैसे देखना चाहोगे? जैसे अनिला सिंह, उनकी एक लेगेसी है, इन्होंने जो क्रिएट की है। जैसे होता है ना कि लाइफ में जब और आगे बढ़ेंगे और टर्न करके दिखेंगे तो एक फ्लैशबैक आएगा, एक मूवी का सीन आएगा। जैसे सपोज कल को आप पे मूवी बनती है या आप पे बुक लिखी जाती है तो आप अपनी लेगेसी कैसे दिखना चाहोगे? क्या टाइटल होगा आपकी लेगेसी का? मतलब कैसे आप अपनी लेगेसी दिखना चाहोगे? जैसे कि मेरा कैंपेन है पॉलिटिशियन, मैं यही देखना चाहूँगी कि अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को राजनीति में आते हुए देखना चाहूँगी तो मुझे लगेगा कि ये मेरा कैंपेन सफल हो गया है। और जब विमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ तो मैं बहुत खुश थी इस चीज़ को लेके कि हाँ, अब रिजर्वेशन के माध्यम से ही सही मुझे बहुत सारी महिलाएं राजनीति में आती हुई दिखाई देंगी। युवा पीढ़ी की बहुत बच्चियां, बेटियां जो हैं राजनीति से जुड़ रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज की जो बच्चियां हैं बहुत बोल्ड हैं, अपना ओपिनियन रखने में हिचकती नहीं हैं। तो यही एक लीगेसी मैं देखना चाहूँगी, मोर वुमेन इन पॉलिटिक्स। आज जो 15% और 12% का रिप्रेजेंटेशन है, ये कम से कम डबल हो जाए तो मुझे लगेगा कि नहीं, जो मेरा प्रयास था वो सफल हो गया है। बहुत खूबसूरत मैम। सो मैम, हमारे लिसनर्स के लिए अगर आप कोई एक
वन लाइनर या फिर एक शॉर्ट इंस्पिरेशन कुछ बोलना चाहें जिससे सपोज़ वो लाइफ में कहीं अटके हुए हैं और उनको आगे बढ़ना है और चीज़ों से सक्सेस पानी है, तो आप उनको क्या सजेस्ट करोगे? आज की तारीख में अगर मैं कहूँ तो युवा जो है वो कहता है कि वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्ड। 5 दिन आप खूब जी तोड़ मेहनत करिए और फिर 2 दिन आप पार्टी करिए। मुझे लगता है ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। हमारे लिए जो 2 दिन हैं मुझे लगता है परिवार के देने चाहिए, चाहे वो आपके बच्चे हों, चाहे माता-पिता हों, चाहे वो भाई-बहन हों। आपस में कनेक्ट रखिए। फादर्स डे, मदर्स डे, डॉटर्स डे, ये सारा सब वेस्टर्न वेस्टर्न कल्चर है कल्चर। कि साल में एक बार आप अपने पिता को, माता को याद करते हैं। हाँ, हमारे यहाँ हर रोज़ जो हर है रोज़। माता-पिता के पैर छूकर दिन की शुरुआत होती है। ये संस्कृति है हमारी और माँ-बाप आपको हमेशा आशीर्वाद ही देंगे, आपकी उन्नति की कामना करेंगे। तो अपनी संस्कृति से, अपनी जड़ों से जुड़िए। आपकी पहचान वही संस्कृति है, वही भारतीयता है। तो आप मेहनत भी करिए और अपनी संस्कृति को भी पहचानिए और जानिए। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और इतना मज़ा आया आपके साथ। और आप कनेक्टेड रहिए नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए और कमेंट करिए और आई होप आपने बहुत इन्जॉय करा होगा ये पॉडकास्ट और हम मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच।